सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो आज के दिन इन्फोसिस आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रिसेंटली जो कंपनी ने बायबैक का अनाउंसमेंट किया था, उस बायबैक का जो ओपनिंग डेट है वो हमें आज का दिन ही देखने को मिल रहा है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझो। अब इन्फोसिस की बात करें तो देखो दोस्तों, इन्फोसिस ने अभी रिसेंटली 18,000 करोड़ का बायबैक इंट्रोड्यूस किया था, जहां पर 17% की प्रीमियम देखने को मिल रही थी। और ये एक टेंडर बायबैक है, यानी कि 17% के प्रीमियम पूरा का पूरा आपको मिलने ही वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर ये पुटअप होता है काफ़ी सारे लोगों के थ्रू, अगर कंपनी बायबैक दे रही है तो इससे रिटेल इन्वेस्टर का या फिर कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसका क्या फ़ायदा है। तो चलिए वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी मान लो लिस्टेड है या फिर लिस्टेड नहीं है, अगर वो कंपनी के मान लो टोटल 100 शेयर्स अवेलेबल हैं और कंपनी के इन्वेस्टर भी 100 हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी के हर एक इन्वेस्टर के पास एक एक परसेंट का ऑनरशिप है। क्लियर। और वहीं पर मान लो कंपनी बायबैक इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है 10 शेयर हम बाई करेंगे खुद से, मतलब मार्केट से हम बाई कर लेंगे और सिर्फ 90 शेयर ही अवेलेबल होगा। तो जो 90 लोग उस कंपनी के बोल सकते हैं शेयर्स को ओन करेंगे, ऑब्वियस सी बात है उनका जो ऑनरशिप है वो 1% से बढ़ जाएगा। और जो ऑनरशिप बढ़ता है उस केस में क्या है कि वैल्यूएशंस कंपनी की अपग्रेड होती है, क्योंकि सप्लाई जो है मार्केट में वो कंपनी का लिमिटेड है और वैल्यू तो शुरू से इन्फोसिस का ज़्यादा ही देखने को मिल रहा था। तो इसी वजह से बायबैक जब भी इंट्रोड्यूस होता है तो मार्केट ध्यान देती है कि वो बायबैक है कौन सा, टेंडर वाला है या फिर बोल सकते हैं ओपन मार्केट वाला है। ओपन मार्केट बायबैक में भी सेम चीज़ें बोल सकते हैं एज इट इज़ हमें देखने को मिलती है, बट टेंडर बायबैक में डबल फायदा देखने को मिलता है। एक वैल्यूएशन वाला जो मैंने समझाया वो तो एज इट इज़ रहेगा, बट टेंडर में जो कंपनी ने प्रीमियम सेट किया है वो एज इट इज़ रहता है। तो इस चीज़ को समझो। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह भी पुटअप होता है कि कंपनी जो 18,000 करोड़ का बायबैक दे रही है हमें, उसका प्राइस कंपनी ने क्या सेट किया है। तो प्राइस दोस्तों 1800 रुपये का है, तो 17% की प्रीमियम हमें देखने को मिलती है। इंटाइटलमेंट रेशियो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा था, 11:2 का था या 2:11 आप बोल सकते हैं। हर 11 इक्विटी के बेसिस पे अब 2 इक्विटी शेयर के लिए एलिजिबल होंगे इस बायबैक में अप्लाई करने के लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब इसके अलावा बात करें कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में, तो अभी के टाइम पे कैश इक्विवेलेंट्स 31,832 करोड़ हमें देखने को मिलता है। आफ्टर बायबैक कंप्लीट कंपनी का कैश इक्विवेलेंट्स हमें कितना देखने को मिलेगा वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और वो हमें कब अपडेट होता हुआ दिखेगा, जब कंपनी Q4 के रिजल्ट को पब्लिश कर देगी तब। Q3 में कंपनी अपने बैलेंस शीट को शो नहीं करती है, हर सेकेंड क्वार्टर में कंपनी के बैलेंस शीट दिखते हैं, यानी कि Q1 Q2 के बाद और Q3 और Q4 के बाद। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना। और बाकी कंपनी से रिलेटेड अगर कोई और अपडेट होगी तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम आइनॉक्स विंड की बात करें तो कल के दिन ये कंपनी काफ़ी फोकस में थी। कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा था। तो बिजनेस से रिलेटेड जब भी न्यूज़ आती है तो ऑब्वियस सी बात है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। बट वो न्यूज़ के बाद हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स को जब देखा तो वहाँ पर कुछ शॉकिंग चीज़ें हमें देखने को मिली। उसको हम लोग ज़रूर चेकआउट करेंगे, बट कल की न्यूज़ के बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं।
तो देखो दोस्तों, कल हमें न्यूज़ देखने को मिला था कि आइनॉक्स विंड को डेवलप करने का काम मिला है 2.5 गीगावाट विंड प्रोजेक्ट। और उसके अलावा आइनॉक्स विंड की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है आइनॉक्स ग्रीन, उसको 5 गीगावाट का बोल सकते हैं कैपेसिटी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करने का काम मिला है। यानी कि बोल सकते हैं 5 गीगावाट की केपी एनर्जी ग्रुप जो है, केपी ग्रुप, उसका कैपेसिटी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने का। किसको? आइनॉक्स ग्रीन को, जो कि आइनॉक्स विंड की सब्सिडरी है। तो ये सारी चीज़ें कल हमें सुनने को मिली थी, जिस वजह से कंपनी आपको फोकस में दिख रही थी। बाकी अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, तो जब आप कंपनी के पीएनएल को देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू आपको पहले ग्रो करते हुए देखने को नहीं मिलते थे 20, 21, 22 में, बट वही 23, 24 और 25 की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी शार्प ग्रोथ हमें कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिला था। अगर ग्रोथ के परसेंटेज की बात करें तो 23 में सिर्फ 17% था, बट 24 और 25 में 100% से ज़्यादा का नंबर हमें देखने को मिला था। बट अगर हम बात करें 22, 23 और 24 के बारे में, तो वहाँ पर कंपनी ने रिपोर्ट किया था लॉस 400 करोड़, 700 करोड़ और 48 करोड़। बट 25 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी सीधा ही प्रॉफिट में 438 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया। अब कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे पिछले एक साल का, तो वो हमें इसी वजह से 400% से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा। बट पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी के जो स्टॉक की परफॉर्मेंस है वो हमें नेगेटिव देखने को मिली। तो अक्सर क्या होता है कि कोई भी कंपनी जब लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट होती है तो मार्केट उस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करती है। बट इस कंपनी का वैल्यूएशन जब लॉस में कंपनी थी तो पी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें देखने को मिलता था, यानी कि एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से नेक्स्ट लेवल का था। अगर हम कंपनी की पी रेशो की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का जो पी रेशो था अर्निंग्स प्रॉफिट में जब आए थे उससे पहले लगभग हमें 700 के ऊपर देखने को मिलती थी। तो इसके हिसाब से आप उम्मीद कर सकते हो कि एक्सपेक्टेशन इस कंपनी से कितनी नेक्स्ट लेवल की होगी। बट जब एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हो सकता है कि चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली, यानी कि मार्केट 500 करोड़ की प्रॉफिट देखी है, भले पिछले 4 क्वार्टर में या फिर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 400 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है, वो हो सकता है कि मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से देखने को नहीं मिला था। तो काफ़ी सारे लोग जो ये कमेंट कर रहे थे कि ये कंपनी के अच्छे अर्निंग्स आने के बावजूद भी कंपनी की परफॉर्मेंस नेगेटिव क्यों है, तो उसका पॉसिबल रीज़न दोस्तों यही लगता है। बाकी इससे रिलेटेड और भी कुछ अपडेट होगी तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, तो उसका नाम है दोस्तों CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अभी CDSL पिछले कुछ टाइम में थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस आपको करती हुई देखने को मिली तो है, बट अभी भी देखोगे तो 52 वीक हाई से CDSL करीब आपको 17% से ज़्यादा का गिरावट आपको रिपोर्ट करती हुई दिख रही है। पहले गिरावट का नंबर आपको 30% से ज़्यादा का देखने को मिलता था। पहले गिरावट का जो की रीजंस था वो कंपनी के अर्निंग्स थे, कंपनी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें थी। बट अभी चीज़ों को अगर देखोगे तो थोड़ी शॉर्ट आउट होती हुई दिखी है। लाइक अगर हम बात करें CDSL के कुछ गिरावट के की रीजंस के बारे में, तो Q1 में कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23% से गिरते हुए दिखे थे। इस बार भी जो नेट प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खराब ही है। बट उम्मीद है कि अगले क्वार्टर से कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मे बी डी ग्रोथ आपको रिपोर्ट करते हुए देखने को ना मिले। और सेम चीज़ हमें कंपनी के रेवेन्यू में भी देखने को मिल सकती है। तो ये जो चीज़ हमें Q4, Q1 में देखने को मिला वो हो सकता है कि Q3 से हमें देखने को ना मिले। तो इसी वजह से CDSL में आपको कुछ रिकवरी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों मार्जिन प्रेशर के बारे में, तो कंपनी ने अभी ऑपरेटिंग कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, ये साफ साफ हमें देखने को मिलता है। और कंपनी का जो EBITDA है वो 60% से गिरकर 50% तक हमें आती हुई देखने को मिली थी Q1 में। बट अभी Q2 के जो नंबर कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं वहाँ पर कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 50% से बढ़कर 55% तक हमें जाते हुए देखने को मिले हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है जो कि पहले के मुकाबले CDSL में इम्प्रूव होती हुई दिखी है। और दोस्तों अगर हम बात करें मार्केट एक्टिविटीज़ के बारे में, तो पहले मार्केट एक्टिविटी हमें काफ़ी वीक देखने को मिलती थी, बट अभी के टाइम पे देखोगे तो चीज़ें थोड़ी बेटर होती हुई दिखी है। स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस अक्टूबर का महीना में काफ़ी सही दिखा और नवंबर के महीने में भी सही दिख रहा है। तो ये एज इट इज़ कंटिन्यू रहता है, तो बोल सकते हैं कि CDSL जिस मेन कारण की वजह से गिरती हुई नज़र आ रही थी वो सारे कारण वैनिश होते हुए नज़र आ रहे हैं। और डीमैट अकाउंट ओपनिंग के डेटा की बात करें तो वो भी पहले के मुकाबले इस बार अक्टूबर का महीने का जो रिपोर्ट हुआ है वो भी थोड़ा बेटर रिपोर्ट हुआ है, यानी कि उसमें ग्रोथ वाली चीज़ें देखने को मिली है, नए लोग मार्केट के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें CDSL के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अट्रैक्टिव पॉइंट नज़र आती है। बाकी इन सारी चीज़ों को अगर रिफ्लेक्ट करती है कंपनी अपने बिजनेस में,
तो हम उम्मीद करेंगे कि पिछले 1 साल में जो डी ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया अपने बिजनेस में, उसको कंपनी पॉजिटिव कन्वर्ट करे, यानी कि ग्रोथ में कन्वर्ट करे। और ये चीज़ अगर होता है तो फिर CDSL में आपको रिकवरी दिख सकती है। बट हाँ, ये सारी चीज़ों को एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना, इसको रिकमेंडेशन की तरह मत समझना। अब बात करें इसके अलावा अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों अजमेरा रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने 1:5 के रेशो में स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।